हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज में। आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके बारे में बात करूंगा। तो जो आपका रोज का करंट अफेयर होता है मैं उसको अपडेट कराता हूं और इसके अंतर्गत जो आपका स्टैटिक जीके भी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहो, क्योंकि ये जो कंटेंट होता है इस तरह का कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा। क्योंकि इसमें आप देखोगे तो आपका जो है रोज का करंट अफेयर अपडेट तो होता ही है, उसके अलावा जो आपका अपडेट होता है वो आपका स्टैटिक जीके भी होता है। ठीक है, तो विभिन्न योजनाएं, विभिन्न हमने कहा आपके जो अन्य चीजें होती हैं इसके अंतर्गत, विभिन्न दिवस, बहुत सारी चीजें होती हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत, वो आपका रोज रिवीजन होता रहता है। क्योंकि मैं इसको इस प्रकार से कोट किया रहता हूं कि बार बार चीजें रिपीट होती रहती तो आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसा आप याद करते तो आपको भूल जाता है, इसमें मैंने इसको इस टेक्निक से रखा हुआ है ताकि आप अगर इस क्लास को रोज देखते हो, अगर आप बार बार देखोगे इसी क्लास को जो आपका पर डे होता है करंट अफेयर का, और उसके अंतर्गत आप जब चीजें बार बार आपके सामने आएंगी तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि मैं इसी हिसाब से उसको रखता हूं कि आप बार बार देखो तो आपको रटना ना पड़े, आपको चीजें धीरे धीरे से याद हो जाए। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे रोज तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, चाहे वो आपका जीएस का हो पार्ट हो, चाहे जीके का हो, चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सारी चीजें होती है, आपको अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको इस प्रकार से कोट किया रहता हूं तो बार बार वही चीजें हमने कहा आती रहती है, तो आप देखते जाते हो तो आपको ऑटोमेटिक वो चीजें याद होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ क्लास को। पहला हमारा न्यूज है, मादुरो तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। तो निकोलस मादुरो तीसरी बार जो है वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। वेनेजुएला देश आप जानते हैं कहां पे है, आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश आता है जिसकी राजधानी है कराकस। तो उसी के जो है बन चुके हैं राष्ट्रपति तीसरी बार, कौन? निकोलस मादुरो। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अनवर खुर्शीद को भारतीय प्रवासी सम्मान प्रदान किया गया। जो आपका भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है, जो भारतीय प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को, ये इस बार कहाँ आयोजन हुआ है इसका? भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है। तो उसमें जो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर, तो सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली जो खबर है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया हिमकवच। ये जो हिमकवच है भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है ताकि जो ये हिमानी क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर बर्फीला क्षेत्र होता है वहां पर रहते हैं, उसके लिए हमने कहा उनकी सुरक्षा की जा सके। तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए तैयार किया हिमकवच। अगला न्यूज हमारा, भारत ने श्रीलंका के साथ हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने श्रीलंका के साथ हिंदी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अगली न्यूज है, बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल के द्वारा जो है संन्यास ले लिया गया है। ठीक है, अगली खबर है, गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया बीमा सखी योजना। गोवा सरकार ने अपने यहाँ अपने राज्य में जो है बीमा सखी योजना का प्रारंभ किया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, असम सरकार ने शुरू किया गुणोत्सव 2025। तो असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025, गुणोत्सव जो उत्सव होता है 2025, उसका जो है आगाज किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में कमला बहुगुणा की प्रतिमा का किया गया अनावरण। जो स्वतंत्रता सेनानी थी कमला बहुगुणा, उनकी मूर्ति लगाई गई है प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का अनावरण दिल्ली में किया गया। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का अनावरण कहां पे किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का अनावरण दिल्ली के अंदर किया है। अगला न्यूज है, ठीक है, तो ये हमारा अब क्वेश्चन है, जो हमारा करंट अफेयर होता है उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो खबरें होती हैं उसी से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न होता है करंट अफेयर का। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो आपका जो ये बायोलॉजिकल सेंटर है, डाटा सेंटर है, इसका अनावरण कहां किया गया ये पूछा गया हमसे। बायोलॉजिकल डाटा सेंटर आपने एक सुना होगा, मैंने आपको बताया था कि जो है भारत का पहला डायबिटीज बैंक कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला डायबिटीज बैंक, पहला
डायबिटीज बैंक, ये कहां स्थापित किया गया है? ठीक है, ये आपसे पूछा जाए भारत का पहला जीन बैंक, भारत का पहला जीन बैंक ये कहां स्थापित किया है? दोनों चीजें याद रखिएगा, दोनों पूछा जाए कि भारत का पहला आपका डायबिटीज बैंक या भारत का आपका पहला जीन बैंक कहां स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला डायबिटीज बैंक जो स्थापित किया गया है ये तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में। ठीक बाबू, इसके अलावा जो है आपका भारत का पहला जीन बैंक कहां स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला जीन बैंक महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, और आपका इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का जो अनावरण किया गया है, इसको कहां स्थापित किया गया है, ये दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। कहां पे? दिल्ली के अंदर। और इसका उद्घाटन किया गया, इसका अनावरण किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए भारत का पहला डायबिटीज बैंक तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया है, और भारत का पहला जीन बैंक जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, और इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहां बनाया गया है? दिल्ली के अंदर बनाया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। 3-4 बातें जो है इस चीज के बारे में आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीमा सखी योजना का प्रारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया है? ये जो योजना है आपकी बीमा सखी योजना, ये जो बीमा सखी योजना का अनावरण किया गया है, इसको प्रारंभ किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? इसको प्रारंभ किया गया, ये पूछा गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। ठीक है, तो ये जो बीमा सखी योजना है, ये योजना किस सरकार की है? ये आपके गोवा सरकार की योजना है, बीमा सखी योजना। याद रखिएगा कौन सी योजना? बीमा सखी योजना। ठीक है, बीमा सखी योजना गोवा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य योजनाएं होती है उसके बारे में आपको बताता रहता हूं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत फेमस योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये जो आपकी लाडली लक्ष्मी योजना है, किस सरकार की योजना है? ये मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना। इसके अलावा जो आपकी चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना किस सरकार की है? तो चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की है, राजस्थान की है। और आपकी कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपकी एनम एजुधूम योजना, जो एनम एजुधूम योजना है, ये आपके तमिलनाडु सरकार की है, तमिलनाडु सरकार की। ठीक है, तो बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये योजना किस सरकार की है। तो जैसे मैंने कहा, एनम एजुधूम योजना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महिला निधि ऋण योजना, महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान की योजनाएं हैं। योजनाएं बाबू आपसे बहुत सारी पूछी जाती है, जैसे जो प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने यहाँ स्कीमें शुरू की जाती हैं, योजनाएं शुरू की जाती हैं, आप देखोगे तो बार बार एक प्रश्न वहां से आता रहता है आपका। तो मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, आप जब भी देखोगे तो आपको रिपीट कराता रहता हूँ, ये योजना, यहाँ की योजना, वहां की योजना। तो आप बार बार देखोगे क्लास को तो आपको चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप लगातार मेरे क्लास को देखते रहिए, आपको चीजें खुद ब खुद याद होती रहेंगी। ठीक है, तो इसके बाद मैंने कहा महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार, और जीवला ऋण योजना ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। देखिए, जनता को लुभाने के लिए सरकारों के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है अपने यहाँ, ताकि जनता जो है उनको वोट दे और उनसे जुड़ी हो, है ना। तो बहुत सारी योजनाएं, बाकी उससे जनता का भी कुछ उसमें फायदा होता रहता है, जो योजनाएं आती रहती है। तो अलग अलग राज्यों के द्वारा जो है ये योजनाएं प्रारंभ की जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो अन्य योजनाएं, सीमा दर्शन योजना ये हाल ही में शुरू की गई है गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा सीमा दर्शन योजना। और उसके बाद चिराग योजना ये हरियाणा सरकार की योजना है, हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार की योजना है। और नारी को नमन योजना, नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। अभी हाल में किसी परीक्षा में पूछा गया था, नारी नमन योजना किस सरकार की योजना है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
नारी नमन योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। और ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना हरियाणा राज्य की है, हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, ई अधिगम योजना। और उसके अतिरिक्त विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है इसको, विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मैंने कहा बाबू आप बार बार जब देखोगे क्लास को तो ये सारी योजनाएं आपको खुद ब खुद याद होती रहेंगी, बार बार जब आप देखते रहोगे, क्योंकि मैं रिपीट कराता रहता हूं, क्योंकि जब भी उससे संबंधित कोई भी चीज आएगी तो मैं उसके बारे में अवश्य आपको बताता रहता हूं। तो सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार, चिराग योजना हरियाणा सरकार, नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, और आपका ई अधिगम योजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है, और विनय समरस योजना जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा आपका शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त अम्मा और वत्स योजना, अम्मा और वत्स योजना सिक्किम सरकार की योजना है, सिक्किम सरकार अम्मा वत्स योजना। एक है अम्मा बहनी योजना, ये भी सिक्किम सरकार की है। ठीक है, याद रखिएगा अम्मा बहनी योजना, अम्मा बहनी योजना ये भी सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, और अम्मा वत्स योजना सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक विधायक एक पेंशन, एक विधायक एक पेंशन ये जो योजना है ये पंजाब सरकार की योजना है, पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब में शुरू की गई योजना है। एक विधायक एक पेंशन मतलब एक विधायक को जो है एक बार अगर पेंशन मतलब एक विधायक है और उसके बाद उसको जो है उसके बाद जो है पेंशन जो है उसी को मिलेगा, उसके बाद किसी को पेंशन नहीं मिलेगा, जो विधायक होगा उसी को पेंशन मिलेगा। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है आम आदमी पार्टी के द्वारा। जीन बैंक परियोजना, ये जो जीन बैंक परियोजना है महाराष्ट्र सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार। और आपका काशी यात्रा योजना ये जो है कर्नाटक सरकार की योजना है, कर्नाटक सरकार की। ठीक है, तो काशी यात्रा योजना जो है अलग अलग सरकारें जो है वहां के लोगों को जो है तीर्थ यात्रा कराने के लिए अलग अलग योजनाएं लागू करती है। जैसा आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में भी योजना जो है इस तरह से तीर्थ यात्रा योजना जो है शुरू की गई है, उसी तरह से काशी यात्रा योजना शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। वहां के लोगों को जो है काशी में यात्रा कराने के लिए इस प्रकार से वहां पर सब्सिडी वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो जीन बैंक योजना महाराष्ट्र सरकार की, एक विधायक एक पेंशन पंजाब की, और अम्मा और वत्स योजना सिक्किम की, और अम्मा बहनी योजना ये भी आपकी सिक्किम की, और काशी यात्रा कर्नाटक सरकार की। ठीक है, ये सारी योजनाएं बार बार रिपीट कराता रहूंगा, खुद ब खुद याद हो जाएंगी, आपको रटना यहाँ नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप क्लास को देखते रहिए, बार बार ये चीजें आती रहेंगी वहां पर। ठीक है, आप घबराइए मत कि याद होगा कि नहीं याद होगा, बस आपको आधा घंटा को क्लास देखना है, आधा घंटा बार बार आप देखोगे, जितनी योजनाएं होती है, जितनी अन्य चीजें होती हैं, जो स्कीमें होती हैं, सारी चीजें याद होती रहेंगी आपको। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है? तो संन्यास ले लिया गया है, संन्यास की घोषणा कर दी गई है किस खिलाड़ी के द्वारा? लिटन दास के द्वारा, सौम्या सरकार के द्वारा, तमीम इकबाल के द्वारा, शकीबुल हसन के द्वारा। तो ये जो घोषणा की गई है किस खिलाड़ी के द्वारा? तो तमीम इकबाल के द्वारा। इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अभी हाल ही में एक खिलाड़ी और संन्यास लिए हैं, हमने आपको बताया था, तो कौन खिलाड़ी हैं? आपके जो मार्टिन गुप्टिल, मार्टिन गुप्टिल, मार्टिन गुप्टिल के द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया। ये भी क्रिकेटर है न्यूजीलैंड के। कहां के? न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो मार्टिन गुप्टिल के द्वारा संन्यास लिया गया है। ये कहां के क्रिकेटर हैं? आपके न्यूजीलैंड के हैं। और हाल ही में तमीम इकबाल ने संन्यास लिया है, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। कहां के? बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है? भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप जानते हो? तो हिंदी दिवस कब होता है आपका? हिंदी दिवस आपका होता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जिसको कहते हैं, अगर कहें इसको अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है हमारा? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है बाबू आपका 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हमारे संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर को क्या होता है हमारा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, ठीक है, 14 सितंबर को। तो 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और आपका जो इस बार हिंदी दिवस मनाया गया है तो उसकी क्या थीम है? थीम क्या है हिंदी दिवस की? वैश्विक एकता, वैश्विक एकता और संस्कृत के लिए गौरव हिंदी, गौरव हिंदी। तो वैश्विक एकता और संस्कृति के लिए गौरव हिंदी इस बार का थीम है जो हमारा हिंदी दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये जो हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है इस बार, ये किया गया श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ने प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत के साथ मिलकर किया और ये आयोजन जो हुआ है कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में हुआ। तो भारत और श्रीलंका ने हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया और ये आयोजन कहाँ पर आयोजित हुआ? श्रीलंका के अंदर आयोजित हुआ, ठीक है। बाकी इतनी बातें याद रखिएगा जब भी हिंदी के बारे में पूछा जाए। और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 1974 में, 1974 में पहला हिंदी दिवस, पहला हिंदी दिवस नागपुर में, ठीक है। पहला हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? 1974 में। तो पहला हिंदी दिवस मनाया गया था नागपुर के अंदर 1974 में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए किस परिधान का निर्माण किया गया है? भारतीय जो सैनिक होते हैं हमारे, जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि वहां परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं होती उतनी, तो उनके लिए एक जो है सुरक्षा कवच का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है? डीआरडीओ। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ आप जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्या कहते हैं? डीआरडीओ को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1958 में। ये कब बना है? 1958 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है डीआरडीओ का दिल्ली के अंदर, ठीक। स्टैटिक जीके में आपको बहुत पूछा जाता है कि डीआरडीओ कब स्थापित किया गया। तो डीआरडीओ बना हमारा 1958 में और ये डिफेंस के लिए कार्य करता है। किसके लिए? जो हमारे डिफेंस होता है, जो रक्षा होता है, रक्षा विभाग के लिए हमने कहा बहुत सारे उपकरण वगैरह बनाता रहता है, बहुत सारे यंत्र बनाता रहता है, जिसका काम ही है डेवलपमेंट करना। किसके लिए? रक्षा क्षेत्र में। तो रक्षा क्षेत्र के लिए कार्य करता है आपका डीआरडीओ और इसकी स्थापना 58 में हुई है। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। और हाल ही में हमने कहा इसने क्या बनाया है? तो हिमकवच। तो जो सैनिक हमारे बर्फीले क्षेत्रों में कार्य करते हैं, वहां पर तैनाती होती है उनकी, तो उनके लिए हिमकवच का निर्माण किया गया है। एक तरह का परिधान है ना, जिसके पहनने के बाद उतना हमने कहा जो अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती उसके लिए जो है सुरक्षा प्रदान करेगा हिमकवच। तो याद रखिएगा हिमकवच डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वेनेजुएला के तीसरे बार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हो चुके हैं? तो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं ये पूछा गया हमसे। लूला डी सिल्वा, जोसेफ आन, निकोलस मादुरे, जस्टिन ट्रूडो। आप जानते हो भी हाल ही में जो है जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री है ना, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। तो आपसे पूछा जाए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया है? जस्टिन ट्रूडो। काफी चर्चा में थे जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि हमने कहा जो आपका वहाँ का खालिस्तान संगठन है कनाडा के अंदर, वो काफी एक्टिव रहता है वहाँ पर, और थोड़ा सा उनके साथ इनका जो मेल व्यवहार है ज्यादा ही है, इसके लिए तो बाहर के साथ थोड़ा सा अभी चर्चा में विवाद में था ये नाम जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है। बाकी आप जानते हैं लूला डी सिल्वा जो है, लूला डी सिल्वा ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं? तो ये ब्राजील के,
ब्राजील के, ठीक है। बाकी जोसेपान आपके जो अभी जल्दी ही राष्ट्रपति चुने गए हैं, कहाँ के, तो सीरिया और उसके बाद जॉर्डन जो है, उसी के बीच में एक हमारा देश कौन सा है वो, उसको कहते हैं लेबनान, लेबनान, ठीक है। तो हाल ही में जोसेपान लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं और लूला डी सिल्वा आप जानते हैं ब्राजील के हैं। उसके बाद निकोलस मादुरो जो है ये आपके हाल ही में तीसरी बार राष्ट्रपति कहाँ के हुए हैं, वेनेजुएला के। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा, सही विकल्प होगा सी, निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला जिसकी राजधानी क्या है, कराकस। और वेनेजुएला आप जानते हो कहाँ का देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है वेनेजुएला, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा की मूर्ति का अनावरण किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा हमने कहा अपने 10 वर्ष की उम्र से ही हमने कहा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिला है और इनका योगदान महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके लिए जो है इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयागराज के अंदर, ठीक है। तो कहां पर इसका अनावरण किया गया है, प्रयागराज में। तो याद रखिएगा, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कमला बहुगुणा का जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया प्रयागराज में। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ मूर्तियां और याद रखिएगा हाल ही में जो जिसको स्थापित किया गया है। जैसे आप देखोगे शिवाजी की मूर्ति, शिवाजी की मूर्ति, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी इनकी मूर्ति, ठीक है, स्थापित की गई। तो शिवाजी की जो मूर्ति स्थापित की गई है ये लद्दाख के अंदर, याद रखिएगा बहुत विवाद में था, लद्दाख के अंदर, ठीक है, लद्दाख में। और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई है आपके लखनऊ के अंदर। तो शिवाजी की मूर्ति लद्दाख के अंदर अभी हाल ही में जल्दी स्थापित की गई है और अटल बिहारी जी की मूर्ति जो है स्थापित की गई है लखनऊ के अंदर स्थापित की गई। इसके अलावा अन्य मूर्तियों के बारे में हमसे पूछा जाता है, अन्य मूर्तियों के बारे में जैसे आप देखोगे नटराज की प्रतिमा, तो नटराज की प्रतिमा जो स्थापित की गई है हाल ही में, तो 2024 के अंदर वैसे स्थापित किए गए हैं सारे जो है। तो आपसे पिछला पूछा, ये हमेशा पूछा जाएगा, ये जो आपकी चीजें होती है, जैसे करंट अफेयर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए स्टैटिक जीके बन जाता है, वो बार बार आता रहता है। जैसे आप देखोगे ये सारी मूर्तियों के बारे में अब हमने कहा हमेशा पूछा जाएगा, हमेशा सदैव पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे नटराज की मूर्ति, तो ये जो नटराज की मूर्ति है कहाँ स्थापित की गई है, भारत मंडपम में। भारत मंडपम आप जानते हैं ये आपका दिल्ली के अंदर है, जो संसद भवन है हमारा, वहां पर है भारत मंडपम। तो नटराज की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, भारत मंडपम के अंदर। ये है नटराज की मूर्ति, इसको कहते हैं नटराज की मूर्ति, ठीक है। उसके बाद रामलला की मूर्ति आप जानते हैं अयोध्या के अंदर स्थापित की गई है। उसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित की गई है, हैदराबाद के अंदर, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और ये जो आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है हैदराबाद में स्थापित की गई है, ये रामानुजन की मूर्ति है, ये रामानुजन, ठीक है। तो ये इधर ये किसकी है, रामानुजन की। तो जो हमारे गणितज्ञ थे उनकी मूर्ति स्थापित की गई है हैदराबाद के अंदर, लेकिन उसको कहा क्या गया है हमेशा पूछा जाएगा आपसे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है, तो रामानुजन की मूर्ति है, ठीक है, हैदराबाद के अंदर इसको स्थापित किया गया है। उसके बाद स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है ये बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है। और ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है कैंप गोड़ा की मूर्ति है, किसकी है, कैंप गोड़ा। तो कैंप गोड़ा वह व्यक्ति हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कैंप गोड़ा कहा जाता है। तो कैंप गोड़ा जो बेंगलुरु शहर को स्थापित करने वाले व्यक्ति थे वो थे कैंप गोड़ा। कैंप गोड़ा जो है बेंगलुरु को बसाने वाले कैंप गोड़ा ही है, इसीलिए वहां पर जो है बेंगलुरु के अंदर ये मूर्ति स्थापित की गई है कैंप गोड़ा की। कहाँ पे, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये नाथ द्वार राजस्थान के अंदर, राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है।
और नाथ द्वार किसकी मूर्ति है? तो ये नाथ द्वार जो है शिव की मूर्ति है, शिव की। तो नाथ द्वार शिव की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा गया है उसको। और स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये लातूर के अंदर स्थापित किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर के अंदर, महाराष्ट्र में है लातूर। स्टैचू ऑफ पीस पाली के अंदर ये मूर्ति स्थापित की गई है, स्टैचू ऑफ पीस। और ये जो मूर्ति है विजय वल्लभ की, विजय वल्लभ। तो स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ की मूर्ति है, पाली राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है इसको। और स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात के अंदर, आप जानते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर है। और सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित किया गया इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और सचिन तेंदुलकर का जो स्टैचू लगाया गया है वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया है। तो हमने कहा जो हाल ही में मूर्तियों का निर्माण किया गया है और उनको स्थापित किया गया है, वो शिवाजी की है लद्दाख के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी की है लखनऊ के अंदर, और उसके बाद ये सारी मूर्तियां हैं अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। तो ये जो मूर्तियां वगैरह आती रहते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ये मूर्तियां किसकी हैं या कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आप क्लास देखोगे करंट अफेयर का, तो ये चीजें बार बार मैं रिपीट कराता रहता हूं उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? भारतीय प्रवासी सम्मान किसको प्रदान किया गया है? आप जानते हो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हो जब गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हमारा भारतीय प्रवासी दिवस। तो गांधी जी कब आते हैं, ये पूछा था, गांधी जी वापस कब आए अफ्रीका से, अफ्रीका से वापस? तो 1915 में गांधी जी वापस आते हैं अफ्रीका से, और 9 जनवरी को हमारा भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो थीम है इसका भारतीय प्रवासी दिवस का, वो कौन सा थीम है भारतीय प्रवासी दिवस का? भारतीय प्रवासियों का, भारतीय प्रवासियों का भारत के विकास में योगदान, भारत के विकास में योगदान। ठीक है, तो इस बार का जो भारतीय प्रवासी दिवस का थीम क्या है? भारतीय प्रवासियों का भारत के विकास में योगदान, और मनाया जाता है 9 जनवरी को। और गांधी जी का वापस आए थे अफ्रीका से, तो 1915 में उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। इस बार 17 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, प्रवासी पुरस्कार, प्रवासी पुरस्कार। तो भारतीय प्रवासी पुरस्कार, भारतीय प्रवासी पुरस्कार 17 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 लोगों को भारतीय प्रवासी सम्मान से नवाजा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर गठबंधन रूपरेखा पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? तो जो सौर गठबंधन रूपरेखा है, इस पर एक देश हस्ताक्षर किया है। आप देखोगे ये जो सौर गठबंधन है, ठीक है, सौर गठबंधन के बारे में 2-3 चीजें याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए सौर गठबंधन के बारे में, तो ये जो ISA है, इसको कहा जाता है ISA, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या कहा जाता है इसको? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना हुई है कब हुई? 2015 में। 2015 में ये संगठन हमारा बना है, और इसको बनाने वाला भारत ही है। ठीक है, तो भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। इस संगठन का निर्माण ही भारत ने किया है, और 2015 में इस संगठन को भारत ने बनाया, और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो गुरुग्राम में।
गुरुग्राम, ठीक है। और वर्तमान में देखेंगे इसमें लगभग आपके 106 सदस्य सब मिलाकर हो गए कुल सदस्य। कुल सदस्य कितने हो चुके हैं? 106। आईएसए में या इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने सदस्य हो चुके हैं? 106। और लास्ट में जो इस पर हस्ताक्षर करने वाला देश है वो मालदोवा है, ठीक है। इसके पहले आर्मेनिया ने जो है हस्ताक्षर किया है, मालदोवा से पहले आर्मेनिया जो है इससे जुड़ा है। और ठीक है, आर्मेनिया के बाद कौन सा देश जुड़ गया? हमारा मालदोवा जुड़ा है। तो याद रखिएगा इतनी बातें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। 2015 में बना, इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है, और कुल सदस्य देशों की संख्या 106 हो चुकी है। अंतिम राष्ट्र जुड़ने वाला आपका मालदोवा है, ठीक है। चलिए बाबू, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में गुणोत्सव महोत्सव 2025 किस राज्य के द्वारा मनाया गया? तो गुणोत्सव महोत्सव ये जो 2025 मनाया गया है, ये महोत्सव ये किस राज्य सरकार के द्वारा मनाया गया? कहां पर ये उत्सव आयोजित हुआ? गोवा, त्रिपुरा, बिहार, असम। बताइए कहां पर आयोजित हुआ ये उत्सव? तो ये जो उत्सव आयोजित हुआ है आपका कहां पे हुआ है? असम के अंदर, ठीक है। तो गुणोत्सव महोत्सव 2025 का आयोजन असम राज्य के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आपके कुछ उत्सव वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे आप देखोगे सरहुल महोत्सव। तो सरहुल महोत्सव कहां मनाया जाता है? झारखंड में, झारखंड में। और आपका पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और इसके अलावा बोमचू त्योहार, बोमचू त्योहार आपका मनाया जाता है बाबू कहां पे? सिक्किम के अंदर। बोमचू त्योहार सिक्किम। और आपका ट्यूलिप जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में। लोहरी महोत्सव पंजाब राज्य, पंजाब राज्य लोहरी महोत्सव। और हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। मैं आपको जब से पढ़ा रहा हूं तब से 3-4 बार ये चीजें मैं रिपीट करा चुका हूं। आप बस क्लास को देखते रहिए, अंत तक देखिए, सारी चीजें आपकी रिपीट होती रहती है, क्योंकि इसमें जब भी उसी चीज के बारे में बात आता है तो मैं उसका उल्लेख जो वहां पर कर देता हूं, है ना। तो ये चीजें आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप बस बार बार क्लास को देखते जाइए, आपको चीजें याद होती जाएंगी। चलिए अगला है हमारा डोल उत्सव। तो डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के अंदर। और हरेला पर्व, हरेला पर्व मनाया जाता है आपका उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में, ठीक है। ये चीजें आपको याद नहीं होती, क्योंकि आप इसको बहुत सारा होता है, बहुत ढेर सारा होता है, तो आप रटते रहते हो तो याद नहीं होती। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि बार बार आप जब क्लास को देखोगे तो जहां पर चीजें उसके बारे में आती हैं तो आप देखते जाते हो तो आपको याद होता जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप अंतिम बार इस बार देख रहे हो, आगे भी इसको देखोगे, तो जब भी वहां देखोगे फिर आपकी वही चीजें आएंगी वापस, तो आपको जो धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए, मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश। और आपका जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में। बिहू पर्व असम के अंदर, एक बोहाग बिहू, ये भी असम के अंदर मनाया जाता है, बोहाग बिहू, ठीक है। तो बिहू पर्व, बोहाग बिहू दोनों असम के अंदर मनाए जाते हैं। बुल्लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर, लद्दाख राज्य में लोसर महोत्सव। और हार्नबिल जो त्योहार है, हार्नबिल जो महोत्सव है आपका नागालैंड का है, नागालैंड। और बुनालू महोत्सव तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। और ओणम जो हमारा त्योहार है, ओणम जो महोत्सव है, ओणम त्योहार है, ये केरल के अंदर, केरल के अंदर। और हरेली त्योहार आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर हरेली त्योहार। और मिंजर मेला आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, मिंजर मेला, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में बाबू, और जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु के अंदर, बिहू पर्व असम के अंदर, बोहाग बिहू असम के अंदर, लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर, बुनालू महोत्सव तेलंगाना में, और ओणम त्योहार केरल के अंदर, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़, और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इतने त्योहार या उत्सव आप याद रखो। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए $1 मिलियन राशि की घोषणा किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, आपसे पूछा था कौन सी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कौन सी लिपि है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपकी लिपि है वो कौन सी है? उसको कहा जाता है चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हो उसको कहा जाता है चित्रात्मक लिपि है, और उसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है। उसके लिए है एक घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा? जो M.K. स्टालिन है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि जो इस लिपि को पढ़ लेगा उसको जो है मैं $1 मिलियन इनाम दूंगा। ठीक है, $1 मिलियन पुरस्कार की घोषणा की गई है इस लिपि को पढ़ने के लिए। जो भी पढ़ लेता है, आप पढ़ लेते हो तो आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चित्रात्मक लिपि है इस तरह से है, जैसे आप देखोगे तो आप जानते हो जो सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो वहां पर नगरीय सभ्यता थी, वहां पे चौकोर मोहरें पाई जाती थी। ज्यादातर चौकोर मोहरें ही पाई गई हैं, और इस पर आप देखोगे इस तरह से कुछ चित्र बने होते हैं। तो वो लिपि ही है वहां की, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप ही पढ़ लेते हो तो $1 मिलियन आपको मिल जाएगा। $1 मिलियन बहुत होता है ना? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ना, तो $10 लाख मिलेगा। $10 लाख बहुत पैसा होता है, कम राशि नहीं है। आपका पूरा जो है जीवन इसमें कट जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चित्रात्मक लिपि, इसके लिए जो है M.K. स्टालिन ने घोषणा किया है कि जो इस लिपि को पढ़ लेता है उसको $1 मिलियन की राशि दी जाएगी। तो आपसे लिपियों के बारे में जब भी पूछा जाता है तो 3, 4, 5 लिपियां याद रखिएगा। 2 लिपि ऐसी हैं जो उल्टी लिखी जाती हैं। उल्टी क्या कहें, या तो हमने कहा उसको कहाँ लिखा जाता है। जैसे आप सामनेता क्या देखते हो कि जो लिपियां होती हैं किधर से किधर लिखी जाती हैं, बाएं से दाएं की तरफ। लेकिन 2 लिपि हैं, जैसे आप देखोगे खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, और एक आपकी अरबी लिपि, अरबी लिपि। ये जो दोनों लिपियां हैं ये आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, दोनों दाएं से बाएं। बाकी सामान्यतः सारी लिपियां आपकी जो है दाएं बाएं से दाएं लिखी जाती है ना। सारी लिपियां सामान्यतः बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन ये 2 लिपियां दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती हैं। याद रखिएगा, खरोष्टी है और अरबी लिपि है। अगला, ठीक है, तो इतने सारे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके बारे में मैंने बात किया। तो बाबू, मैं आपसे कहता रहता हूं कि आप जो करंट अफेयर होता है रोज का अपडेट करिए। आप जिस तरह से करंट अफेयर पढ़ते हो उस तरह से करंट अफेयर पढ़ने का तरीका आपका गलत है। ठीक है, उस तरह से करंट अफेयर नहीं पढ़ा जाता। 500, 600, 1000 आप पढ़ते हो, याद कुछ नहीं होता। आप रोज का अपडेट करो, और उसके साथ आपका जीएस और स्टैटिक जीएस भी आपका रिपीट होता रहता है। तो चीजें आपको धीरे से आसानी से, और रोज 1 घंटा आधा घंटा आप उसी को रिपीट करके देख सकते हो। एक बार देख लो, उसी को रिपीट कर लो, और बार बार जब चीजें मैं खुद रिपीट कराता रहता हूं तो आपको धीरे धीरे चीजें होके आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।